क्या आपने कभी सोचा है हमारे घर का पंखा कैसे चलती है, मोबाइल कैसे चार्ज होती है, गाड़ियाँ कैसे चलती है, आखिर हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो आ जाओ फिजिक्स के दीवानों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड का फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है ऊर्जा का स्रोत। और वो भी ऊर्जा का स्रोत को हम वन शॉट में करने वाले हैं, यानी कि एक वीडियो में सब खत्म, एक वीडियो में सब खलास करने वाले हैं। चाहे वो सौर ऊर्जा हो, चाहे वो पवन ऊर्जा हो, चाहे वो जल ऊर्जा हो, चाहे वो वायु ऊर्जा हो, सभी चीज़ इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है, वो सारा टॉपिक कवर करने वाले एक वीडियो में। यानी कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको ऊर्जा के स्रोत दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, और मैं इस वीडियो में जो भी पढ़ाऊँगा उसका PDF नोट्स भी फ्री में प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए हम शुरुआत करते हैं ऊर्जा का स्रोत। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, पहले चैनल को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर ले। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ऊर्जा होता क्या है। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कितना इजी है रे भाई, जो काम करते हैं ना, जितना काम हम कर सकते हैं ना, हमारे पास क्षमता है ना, उसी को तो ऊर्जा कहते हैं। इजी है क्या? काम करने की जो हमारे पास ताकत है उसी को ऊर्जा कहते हैं। समझे मेरे भाई, समझे मेरे दीदी लोग, समझ गए होंगे आप लोग। देखते हैं अगला क्या बोलता है। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। अरे भैया, ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, तो कुछ तो कर सकते हैं ना। मुझे कुछ करना, हाँ कर सकते हैं। केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है भाई। ऊर्जा को फिर से समझिए, ना तो हम बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। हमारे हाथ में क्या है? केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी को अपने लोग किस में बदल देते हैं? विद्युत एनर्जी में बदल देते हैं। तो ऊर्जा को क्या कर रहे हैं? ना ही नष्ट कर रहे हैं और ना ही ख़त्म कर पा रहे हैं और ना ही बना पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर दे रहे हैं। क्या ऊर्जा के बारे में इतना समझ में तो आया होगा ना? समझ गए होंगे आप लोग। देखिए, ऊर्जा का SI मात्रक क्या पढ़ रहे भाई साहब? ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। सर, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आप लोग वर्ड पढ़े हैं ना, तो एक बताइएगा, किसका लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? कमेंट में जवाब चाहिए हमको। चलिए, ऊर्जा एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है भैया? ऊर्जा एक अदिश राशि है। सर, इस पेज पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? इस पेज का कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा को ना ही हम बना सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। केवल क्या कर सकते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कहता है? ऊर्जा की आवश्यकता। अरे भैया, ऊर्जा की आवश्यकता क्या पड़ा हम लोग को? हाँ, क्या ज़रूरत था? ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ी हम लोग को? क्या करते हैं ऊर्जा से? देखिए, ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है हम लोग को। खाना बनाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा, अच्छा, जो हमारे घर में प्रकाश होता है वो ऊर्जा से होता है, और न तो कहा, मतलब प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा चाहिए। या यातायात के लिए ऊर्जा चाहिए। ए भैया, यातायात तो हम गाड़ी से करते हैं, ट्रेवल करते हैं गाड़ी ट्रेन से, तो ऊर्जा कहाँ से? अरे भैया, वो चल रही है ना, वो ऊर्जा से ही चल रही है। नहीं पता आपको? मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा की उपयोग होती, आवश्यकता होती है उद्योग एवं कृषि कार्य में। भैया, कृषि में हम क्या करते? धान रोपते। कहाँ कोनो ऊर्जा का प्रयोग करते हैं भैया? खेती पटाते हैं आप। हाँ, आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, कल्टीवेटर, जो जुताई कुराई होता है, ट्रैक्टर चलता है, किस चीज़ से चलता है? ऊर्जा से चलता है ना। तो यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता तो हमारे जीवन में हर एक चीज़ में। अरे भैया, समझ में आ गया? अगर आपके एग्जाम में पूछेगा ऊर्जा की आवश्यकता क्या क्या है, तो खाना बनाने के लिए, बिजली जलाने के लिए, हम कहीं जाते हैं वहाँ के लिए, हमको मशीन चलाने के लिए, इन सब के लिए क्या चाहिए? हमको ऊर्जा की आवश्यकता चाहिए।
जैसे ऊर्जा अनेक रूप में है भाई, ऊर्जा एक रूप में थोड़ी ना है, ऊर्जा के अनेक रूप होते हैं। कौन कौन है? जैसे प्रकाश ऊर्जा है जिससे बिजली चलती है, नाभिकीय ऊर्जा है, ये विद्युत ऊर्जा, अच्छा ये यांत्रिक ऊर्जा है, ये ऊष्मा ऊर्जा है। ऊष्मा मतलब हर एक का क्या है, ऊर्जा का अनेक रूप होते हैं, और ये सब क्या होते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। अब समझते हैं ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं। रे भैया इस स्रोत का हुआ, ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं? ऊर्जा के स्रोत सर जिस चीज़ से हमको कुछ मिलता है वो उसका स्रोत होता है। नहीं ना समझे? नहीं समझे? अरे समझाते, आइए समझते हैं। वैसी वस्तु जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। जिससे हमें पानी प्राप्त होगा तो क्या हम उसको पानी का स्रोत बोल देंगे? हाँ रे पगलू, जिससे पानी प्राप्त होगा उसको हम पानी का स्रोत बोल देंगे। जिससे हमको ऊर्जा प्राप्त होता है, जो हमको ऊर्जा देता है उसको ऊर्जा का स्रोत बोल देंगे। कितना इजी है मास्टर। जैसे जैसे कोयला, सूर्य, हवा, पानी आदि, ये सब क्या हुआ? ये सब स्रोत है। ये सब क्या? ऊर्जा का स्रोत है। कोयला से ऊर्जा ना प्राप्त होता है रे मर्दे, सूर्य से ना होता है जिसको सोलर सेल में ले आते हो, हवा से नहीं आता है, पवन चक्की नहीं चलता है, पानी से टरबाइन विद्युत नहीं बनता है, ऊर्जा नहीं लेते हो तुम, लेते हो भाई। देखिए ऊर्जा का अच्छा स्रोत कब माना जाएगा भाई? समझो ना, ऊर्जा कब माना जाएगा? ऊर्जा का अच्छा स्रोत कौन होगा बताइएगा? ऊर्जा का स्रोत तो बहुत है, अभी पढ़े स्रोत बहुत है, लेकिन अच्छा कौन माना जाएगा? जो कंडीशन को फॉलो करेगा, यानी कि जो कंडीशन को फॉलो करेगा। फिर से समझते हैं, ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत वह होगा, कौन होगा? जो, फिर से बोल रहा है, ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत वह होगा जो क्या होगा? अधिक ऊर्जा दे। अच्छा मतलब ऊर्जा देना चाहिए, अधिक ऊर्जा देगा तो बोलेंगे अच्छा है। अच्छा, जो आसानी से उपलब्ध हो, हाँ सर, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो हम लोग को ढूंढने में, वो अच्छा ऊर्जा होता है। जो सस्ता हो और कम प्रदूषण करे, हाँ सर, क्योंकि वातावरण का तो ख्याल रखना है ना, तो वातावरण का ख्याल रखना है तो प्रदूषण को कम फैलाना है। तो प्रदूषण को कम फैलाना है तो हम लोग को क्या चाहिए? जो सस्ता भी हो और कम प्रदूषण करे, वो ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। अगर आपको बोलेगा एग्जाम में कि सर ऊर्जा का अच्छा स्रोत हम कब मानेंगे? जब वह अधिक ऊर्जा दे, पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात, जो आसानी से उपलब्ध हो, जो हमको मार्केट में कहीं भी जाए तो हमको मिल जाए, समझे? तब मानेंगे कि हाँ। उसके बाद जो सस्ता भी हो, ज़्यादा पैसा ना लगे, काहे कि पैसा अपने लोगों के पास उतना नहीं ना है जी, इसीलिए। और जो वातावरण को प्रदूषण ना करे, धुआं ना करे, वह सबसे अच्छा स्रोत है ऊर्जा का। क्या यहाँ तक कोई तो प्रॉब्लम नहीं ना भाई? पढ़ने में मन तो लग रहा है ना? अब सबसे पहले हम क्या जानते हैं? ईंधन जानते हैं। ईंधन क्या होता है? अरे भैया इंजन ना, ईंधन बोल रहे, समझे? हाँ, जिसको इंग्लिश में फ्यूल बोलते हैं, नाम सुने होंगे। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फ्यूल, हिंदी में ईंधन बोलते हैं। जिस पदार्थ को जलाने पर ताप यानी या ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे ईंधन कहते हैं। अरे भैया समझ में आया क्या बोला गया है? जिस ऊर्जा को, सॉरी ऊर्जा नहीं बोला गया है, जिस पदार्थ को, कोई भी पदार्थ है, उसको जलाने पर क्या हमको मिलता है? ताप, यानी कि थोड़ा भी अगर गर्म कोई भी चीज़ हो है ना, इसका मतलब वो ईंधन है, इसका मतलब वो ईंधन है। यानी कि जिसको जलाने पर हमको क्या आग मिले या गर्म मिले या ताप मिले या ऊर्जा मिले, उसी को हम बोलते हैं ईंधन। तो पेट्रोल क्या हुआ बताइएगा? पेट्रोल को जलाने पर क्या आग मिलता है? क्या गर्म लगता है? हाँ गर्म भी लगता है सर, और हे हम देखे थे आग भी निकलता है। इसका मतलब सर मान लीजिए पेट्रोल, डीजल, ये सब ईंधन हुआ। तो ईंधन क्या हुआ? लकड़ी को भी जला सकते हैं और ये भी ताप हमको देता है। अरे भैया जो ताप हमको देता है, जाड़ा में सेकते हैं अपने लोग, कोयला भी देता है, पेट्रोल भी देता है। तो ये सब क्या हुआ? ईंधन। तो फिर से मैं समझा दूं क्या? ईंधन क्या होती है? जिसको जलाने पर हमको ताप मिलता है, उष्मा मिलता है, गर्मी मिलता है, उसी को बोलते हैं ईंधन। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। उष्मीय भाप क्या बोला गया है? उष्मीय मान, यानी कि क्लोरोफिक वैल्यू जानते हैं, वैसे उष्मीय मान अपने लोग को हिंदी में जानना है, इंग्लिश को गोली मारो। अभी होता क्या है उष्मीय मान? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम को जलाने पर जितनी उष्मा मिलती है उसे उष्मीय मान कहते हैं।
ये क्या बोल दिया, दिमाग के ऊपर से चला गया। अब समझाते हैं ना हम। किसी ईंधन अभी बताए ईंधन किसको बोलेंगे रे भाई, बता ना, ईंधन किसको बोलेंगे? जिसको जलाने पर ताप मिले, यानी कि आग मिले, गर्मी मिले, ये इसको। तो किसी ईंधन के 1 किलोग्राम को जलाने पर कितना जला रहा है? 1 किलोग्राम। ठीक है भैया, ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा ले आओ, लेकिन जला रहा है 1 किलोग्राम को जलाने पर जितनी ऊष्मा मिलती है, अगर जितनी ऊष्मा मिलेगी, अगर मान के चलिए 1 किलो ईंधन जला रहे हैं, जितनी हमको ऊष्मा मिली, यानी कि जितनी हमको क्या मिली, ताव मिला, जिसको ताव बोलते हैं, हीट मिला, गर्मी मिली, उसे ऊष्मीयमान कहते हैं। कितना आसान है, क्या समझ में आया? बताओ, फिर से बताओ भाई। ऊष्मीयमान समझ में आया? अगर आप 1 किलो ईंधन को जला रहे हैं, उसमें से ऊष्मीयमान कुछ ना कुछ तो निकलेगा। ईंधन जला रहे हैं यानी कि गर्मी लगेगा, और उसी को बोलते हैं ऊष्मीयमान। तो ऊष्मीयमान का मात्रक क्या होता है? किलो जूल प्रति किलोग्राम। किलो जूल प्रति किलोग्राम क्या होता है? ऊष्मीयमान किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है भाई। याद रखना, कहीं भूल ना जाए एग्जाम वक्त में आप लोग। देखिए, ये उत्तम ईंधन क्या होता है, हम अब पढ़ते हैं। उत्तम ईंधन क्या होता है? गुड फ्यूल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए, वह ईंधन जिससे आसानी से ऊर्जा प्राप्त की जा सके, जो वातावरण को कम प्रदूषित करे, उसे उत्तम ईंधन कहते हैं। मतलब अगर मान के चले, अगर आपको पूछेंगे हम कि अच्छा इंसान किसको बोलते हैं, वैसा इंसान जो ज़्यादा किसी से ना बात करता हो और ना ज़्यादा किसी से लड़ता झगड़ता हो, और जो हमेशा सच बोलता हो, हाँ, उसको अच्छा इंसान बोलेंगे। सर, तो अच्छा ईंधन किसको बोलेंगे? हाँ, अच्छा ईंधन है तो जलेगा, जो अच्छा से जलेगा, जिसे आसानी से ऊर्जा प्राप्त की जा सके। क्या ऊर्जा? यानी कि जो हीट होगा, जो हमको गर्म मिलेगा, जिससे आसानी से ऊर्जा प्राप्त की जा सके, जो वातावरण को कम प्रदूषित करे, जो वातावरण में पॉल्यूशन भी नहीं, जो धुआं भी नहीं सब छोड़ेगा, वो सब क्या होगा? उत्तम ईंधन होगा। यानी कि फिर से समझते, उत्तम ईंधन किसको बोलेंगे भाई? जो हमको आसानी से ऊर्जा प्राप्त दे, मतलब जिससे हमको क्या हो, आसानी से ऊर्जा भी प्राप्त हो जाए और वातावरण को कम प्रदूषित करे। ऐसा नहीं है कि जिसको जलाएंगे तो बहुत ज़्यादा धुआं देने लगा, तो वो क्या उत्तम ईंधन होगा क्या? ना सर, एकदम ख़राब ईंधन माना जाएगा। एक तो पैसों लगता है, एक तो धुआं देता है, एक तो क्या होगा, वातावरण को भी ख़राब करेगा, हमारे चारों तरफ भी वातावरण को पॉल्यूशन करेगा। तो इसलिए उत्तम ईंधन क्या होगा? जो आसानी से जल भी जाएगा और जो धुआं भी नहीं देगा, उसको उत्तम ईंधन कहते हैं। अगर मैं बोल दूं उत्तम ईंधन के 5 गुण बताओ, भैया तो 4 भी तो बता सकते हो ना, 5वां नहीं याद हो तो कोई बात नहीं। तो उत्तम ईंधन के 5 गुण अभी समझते हैं रे भाई। उत्तम ईंधन के कितने गुण? 5 गुण अभी समझते हैं। कैसा होगा उत्तम ईंधन? उच्च कैलोरी मान होना चाहिए, अधिक ताप दे। अच्छा, जिसको हम जलाएंगे ना तो अधिक ताप दे, मतलब अधिक गर्मी हमको दे। आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। हाँ भैया, ऐसा नहीं है कि हमको एकदम ईंधन लाने के लिए जाना पड़े सोनकी, और सोनकी से जाना पड़े तारसराय मुड़िया, इतना दूर जाएंगे तो भाड़े में पैसा ख़त्म हो जाएगा, तो उत्तम ईंधन थोड़ी ना कहलाएगा। उसके बाद सस्ता होना चाहिए। अरे भैया, सस्ता भी मिलेगा तभी तो होगा उत्तम ईंधन। और कम धुआं और कम प्रदूषण फैलना चाहिए। सर, अगर बोल देगा को उत्तम ईंधन के 5 गुण लिखिए आप, तो पहला, उच्च कैलोरी का मान होना चाहिए। इसका मतलब उसमें अधिक ताप दे, तभी आप अच्छे बोलेंगे। क्योंकि जलाएंगे और मान के चले जला रहे और ताप ही नहीं दे रहा है, गर्मी ही नहीं दे रहा है, खाना ही नहीं पक रहा है, तो उत्तम थोड़ी ना हुआ, अच्छा थोड़ी ना हुआ, नहीं हुआ। आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, यानी कि जहाँ खोजे वहाँ मिल जाए तो अच्छा है, तभी माना जाएगा उत्तम। सस्ता होना चाहिए, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगना चाहिए, तभी माना जाएगा कि अच्छा है। और उसके बाद धुआं, भैया धुआं और प्रदूषण एकदम कम फैलना चाहिए, तभी माना जाएगा क्या? उत्तम ईंधन है, अच्छा ईंधन है, तब माना जाएगा। मतलब अब जो बोलेगा आपको कि उत्तम ईंधन के 5 गुण बताइए, तो बता दीजिएगा ना। हाँ, आसानी है भाई। अब जानते हैं हरित गृह प्रभाव क्या होता है, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। हरित गृह प्रभाव क्या होता है रे भाई? समझ जाते हैं क्या होता है। हमारे वातावरण में कुछ प्रमुख गैस CO2 और CH4 सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने तो देते हैं। अच्छा, पृथ्वी पर आने कौन कौन देते हैं? पृथ्वी के प्रकाश को आने देते हैं पृथ्वी पर, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, जिस कारण पृथ्वी की गर्मी बढ़ती है। ये सब क्या करती है? ये सब कहती है कि आओ रे भाई आओ,
आओ रे भाई आओ। किसको बोलती है? सूर्य के प्रकाश को। और जिससे क्या होगा? पृथ्वी पर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और यह गर्मी बाहर अंतरिक्ष में जाने का प्रयास करती है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो ये गर्मी कहाँ जाने का प्रयास करेगी? हाई देखो, यहाँ पर जाने का प्रयास कर रहा है ना भाई, तो यह गर्मी कहाँ जाने का प्रयास करेगी? अंतरिक्ष में जाने का प्रयास करेगी, ऊपर में। लेकिन CO2 CH4 क्या बोला गया भैया? लेकिन CH2 और CO2 जैसी गैसें गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। अरे भैया ये कितना, ये तो झूठा, ये फ्रॉड निकला रे भाई। क्या करता है पता है? हरित गृह प्रभाव में सबसे पहले ये तो धरती है, ये तो हमारी धरती सुनहरा, ये तो पता है ना, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। ऊपर से क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है, यानी कि सन का रे आ रहा है, यानी कि सूर्य की रोशनी आ रही है। ये तो समझ गए कि ये सब क्या आ रही है? सूर्य की रोशनी आ रही है, ये सब सूर्य की रोशनी आ रही है। तो नीचे बोलता है आने, कौन? CO2 बोलता है खींचता है, और CH4 जिसको मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड नीचे खींचता है। और जब धरती में खूब गर्मी बढ़ने लगता है तो ऊपर जाने की और कोशिश करता है ये गर्मी सब। लेकिन ये जो CH4 और CO2 जो नीचे बुलाया था, ये बोलता है ए सनम अब जाओगी तुम कहाँ, हम नहीं जाने देंगे। अब जाने नहीं देता है। जो गर्मी बढ़ी थी वो तो ऊपर जाना चाह रही थी अंतरिक्ष में, लेकिन जो CO2 और CH4 जैसी गैस है यह क्या करती है? गर्मी को बाहर नहीं जाने जाती है, मतलब गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है। बोलती है सनम हम तुमको बुलाए, सनम जाने कैसे देंगे, अभी रहो तो थोड़ी देर। परिणाम स्वरूप उसके बाद क्या होता है? हमारी पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होती जाती है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। क्या होगा? अगर गर्मी को बाहर नहीं जाने देगा अंतरिक्ष में तो गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, हमारी पृथ्वी क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, और जिसके कारण क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, और जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। तो क्या अगर आपको बोल देगा कि हरित गृह प्रभाव क्या होता है तो अपने भाषा में समझ के लिख दोगे ना भाई? भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने भाषा में लिखना। वैसे यहाँ भी अपने भाषा में ही लिखा है। समझ में आया हरित गृह प्रभाव क्या होता है? मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ अगर ना समझ में आया हो तो। पृथ्वी पर सूर्य की किरण तो आती है, CO2 CH4 भी रहती है पृथ्वी पर, आती तो है सूर्य की किरण, लेकिन जाने वक्त में CO2 और CH4 जैसे गैस जो है जो पृथ्वी पे है वो जाने नहीं देती है। वो बोलती है सनम कहाँ जाओगे हमें छोड़ के, हम अकेले पड़ जाएंगे, इसीलिए मत जाओ। अगर नहीं जाने देगी तो क्या होगा? गर्मी जो जाना चाहती है उसको जाने दे नहीं रहे ये दोनों, तो नहीं जाने देगी तो क्या होगा भाई साहब? पूरे पृथ्वी गर्म हो जाएगा, और इसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, और इसे हम बोलते हैं हरित गृह प्रभाव। क्या समझ में आया मेरे भाई? बताओ ना, क्या समझ में आया दीदी लोग? चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अब समझते हैं ऊर्जा के, क्या बोला गया? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। क्या होता है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत? ये समझते हैं पहले। देखिए ऐसे स्रोत, क्या बोला गया? ऐसे स्रोत जिनका उपयोग मनुष्य प्राचीन काल से करता आ रहा है। अच्छा, ऊर्जा के पारंपरिक नहीं कहते हैं हम अपने, किसको ऐसे नहीं बोलते कि हम अपने पौराणिक पारंपरिक संस्कृति को निभा रहे हैं, तो पारंपरिक मतलब पुराना। तो ऐसा स्रोत जिनका उपयोग मनुष्य प्राचीन काल से करता आ रहा है। कब? जब बहुत पहले समय से करता आ रहा है, उससे क्या कहते हैं? पारंपरिक स्रोत कहते हैं। अगर आपको पूछेगा पारंपरिक स्रोत क्या होता है, तो ऐसा स्रोत जिनका उपयोग मनुष्य जो है ना, आदमी बहुत पहले से करता आ रहा है, उसे ही बोलते हैं पारंपरिक स्रोत। और जैसे में आ जाता है जीवाश्म ईंधन, ताप विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र आ जाता है, जैव द्रव्यमान आता है, पवन ऊर्जा आता है। तो जैसे जीवाश्म ईंधन, ताप विद्युत संयंत्र, तो इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे तब ना जानेंगे। तो सबसे पहले हम इस सब के बारे में पढ़ लेते हैं। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम जीवाश्म ईंधन क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। इंग्लिश जानना जरूरी नहीं है, हिंदी में जानना जरूरी है। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? देखिए, करोड़ों वर्ष पूर्व वनस्पतियों एवं जीवों के अवशेष मिट्टी के अंदर धीरे धीरे दबते चले गए। क्या बोला गया? करोड़ों वर्ष पूर्व, यानी कि बहुत साल पहले, करोड़ों वर्ष पहले जो है वनस्पतियाँ एवं जीवों के अवशेष, जो जानवर सब मरा होगा, जो पेड़ सब मरा होगा, और उसके बाद जो पेड़ सब मरता है तो क्या अवशेष बचता है ना, उसका पार्ट सब, तो वो सब क्या होगा?
धरती के अंदर धीरे धीरे दबते चले गए, क्योंकि बार बार इस पर क्या होता होगा, मिट्टी से ढकता गया होगा। तो ये सब क्या हुआ होगा, जो मर गया होगा जानवर, जो मर गया होगा पेड़, सब ये सब क्या हुआ होगा, मिट्टी के अंदर दबता चला गया, बार बार दबता चला गया। रौदा लगता है, बरसात लगता है, ये सब क्या होता गया और दबता चला गया। और अधिक ताप और दाब के कारण वे जीवाश्म ईंधन बन गए, क्योंकि धरती के नीचे तो अधिक दाब भी लगता है, और यानी कि अधिक ज़्यादा प्रेशर लगता है, और अधिक ताप भी लगता है, और ज़्यादा क्या टेम्परेचर भी लगता है। और इसी कारण क्या बन जाता है, जीवाश्म ईंधन। जैसे उसके बाद बन जाता है कोयला, पेट्रोलियम गैस, इस टाइप का कोई क्या बन जाता है, इसी टाइप को कहते हैं जीवाश्म ईंधन। यानी कि ऐसे बनता है, देखिए अधिक ताप और दाब पर बनता है। अगर किसी भी चीज़ को अधिक ताप और दाब पर धर दीजिएगा तो वो जीवाश्म ईंधन बन जाएगा। देखिए जीवाश्म ईंधन एक अनवीकरणीय स्रोत है। क्या बोला गया, फिर से समझते। जीवाश्म ईंधन एक अनवीकरणीय स्रोत है, इसका मतलब जीवाश्म ईंधन खत्म होने जा रहा है, जिसको हम दोबारा नहीं बना सकते, क्योंकि जल्दी तो नहीं बन रहा है ना। अनवीकरणीय मतलब जल्दी एक बार यूज के बाद ख़त्म हो जाएगा ये सब। तो इसलिए हमको ध्यान से इस सब का यूज करना चाहिए, कोयला, पेट्रोलियम गैस, इस सब का, क्योंकि ये क्या अनवीकरणीय, ख़त्म होने के कगार पे है या ख़त्म होने वाले हैं। अब जीवाश्म ईंधन क्या बोला गया है, जीवाश्म ईंधन के जलने पर हानियाँ। क्या जीवाश्म ईंधन जब जलती है तो हमको नुकसान भी होता है क्या, कुछ नुकसान भी होता है। हाँ नुकसान भी होता है, पढ़ते हैं क्या नुकसान होता है। वायु प्रदूषण बढ़ता है। अरे भैया जीवाश्म ईंधन जलेगा तो धुआं देगा, और धुआं देगा तो वायु प्रदूषण होगा, तो नुकसान हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होती है, ये तो पता है कि धुआं देगा तो क्या होगा, CO2 बढ़ेगा, और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड से अम्लीय वर्षा हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया सल्फर डाइऑक्साइड और बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्या, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो इससे क्या होगा, एसिड रेन होगा, अम्लीय वर्षा होगा, जो फसल को भी बर्बाद कर देगा, और अगर आदमी बाहर निकलेगा उसको भी तबीयत खराब कर देगा। धुआं और हानिकारक गैस से मनुष्य के स्वास्थ्य और श्वसन तंत्र को नुकसान पहुँचे चाहती है। जो धुआं निकलता है जीवाश्म ईंधन से, तो ये सबसे क्या होता है, मनुष्य का जो श्वसन तंत्र है ये सब भी क्या होगा, खराब होगा। डायरेक्ट सी बात है, ये सब खराब ही होगा। देखो तो हम अगर खराब हो रहा है तो प्रदूषण को कम करने का उपाय भी तो ढूंढ रहे हैं ना। तो उपाय भी देखते क्या है, प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं, जो प्रदूषण हम लोग फैला रहे हैं इसको कैसे कम कर सकते हैं। देखिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके, मतलब ऐसा ऊर्जा का हमको प्रयोग करना चाहिए जिसमें धुआं ना दे, और जो नवीकरणीय हो, मतलब जिसका उपयोग करने के बाद भी ख़त्म ना हो, ऐसा ऊर्जा को हमको प्रयोग करना चाहिए। पेट्रोल डीजल वाहनों का कम उपयोग करना चाहिए। जो पेट्रोल डीजल से पोल्यूशन फैलता है, हम अपने लोग की गाड़ी से धुआं निकल के, तो उसका हम लोग को क्या करना होगा, कम लिमिट में इस्तेमाल करना होगा, तभी क्या होगा, प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। हम लोग पेड़ लगा कहाँ रहे आजकल, वैसे लगा रहे हैं कितने लोग, लेकिन ज़्यादा हम लोग काटना जानते हैं, लगाना नहीं जानते, इसीलिए हम लोग को अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। तो प्रदूषण को कम कैसे कर सकते हैं भाई, तो पेट्रोल डीजल का वाहन को कम उपयोग करेंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब में तो पोल्यूशन नहीं फैलता है ना, तो इस सब का हम लोग को यूज करना चाहिए। चलिए अब समझते हैं तापीय शक्ति संयंत्र क्या होती है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट, जिसको बोलते हैं क्या, तापीय शक्ति संयंत्र होता क्या है। देखिए ईंधन जलाकर भाप की सहायता से बिजली उत्पन्न करने वाले विद्युत संयंत्र को तापीय शक्ति का संयंत्र कहते हैं। क्या बोला गया, ईंधन जलाकर, सबसे पहले क्या जलाया जाता है, ईंधन जलाया जाता है। क्या जलाया जाता है भाई साहब, ईंधन जलाया जाता है। फिर क्या, पानी गर्म होता है, फिर क्या होता है, भाप बनता है। भाप बनने के बाद टरबाइन घूमती है, भाप पर प्रेशर लगता है तो टरबाइन घूमती है, और टरबाइन घूमने के बाद बिजली बनती है। समझ में आया। तापीय शक्ति संयंत्र क्या होता है, ईंधन जलाकर भाप से बिजली बनाते हैं। ईंधन जलाते हैं और भाप से क्या बनाते हैं, यानी कि ईंधन जलाते हैं फिर भाप बनाते हैं, और भाप से डायरेक्ट हम बिजली बनाते हैं, और इसी मशीन को कहते हैं विद्युत संयंत्र, यानी कि तापीय शक्ति संयंत्र कहते हैं। क्या तापीय शक्ति संयंत्र अगर पूछेगा आप लोगों को तो समझ में आ जाएगा कि ईंधन जलाकर, यानी कोई ईंधन जलाकर भाप बनाते हैं, और भाप से क्या बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, इसी को कहते हैं तापीय शक्ति संयंत्र। और ये थोड़ा डिटेल में दिया गया समझने के लिए।
जैसे जैसे क्या है, बरौनी तापीय शक्ति संयंत्र है बिहार में। यहाँ जाइएगा ना बरौनी तापीय शक्ति संयंत्र में, तो तापीय शक्ति संयंत्र बना हुआ है और वो कार्य भी कर रहा है एकदम अच्छे तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, देखिए पहले ये समझते हैं। इसे किसी भी मौसम में संचालित किया जा सकता है, बिजली आपूर्ति में बाधा नहीं। ये जो है ना, ये क्या होगा, यानी कि शक्ति संयंत्र जो है, तापीय शक्ति संयंत्र, इसको हम किसी भी मौसम में चालू कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर किसी भी मौसम में चालू कर सकते हैं, इसका मतलब बिजली की कमी नहीं होगी। और जहाँ पर स्कूल सब चल रहा है, फैक्ट्री सब चल रहा है, उसमें बिजली की समस्या नहीं होगी। इस संयंत्र से हमारे देश की लगभग 70% विद्युत पूरा किया जाता है। मतलब अभी जो देश में है वो सबसे ज़्यादा 70% बिजली जो है ना, यह कहाँ से आती है, तापीय शक्ति संयंत्र से आती है। कितना, 70%। अब समझते हैं जल शक्ति संयंत्र क्या। तो जल शक्ति संयंत्र जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रो पावर प्लांट बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट। तो होता है क्या, ये जानते हैं। पानी की ऊर्जा, क्या बोला गया फिर से, पानी की ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्र यानी कि मशीन को ही जल शक्ति संयंत्र कहते हैं। क्या बोला फिर से, पानी की ऊर्जा का उपयोग करके, जो पानी में जो स्पीड रहता है ना, उसका उपयोग करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। पानी का जो स्पीड होता है, पानी का स्पीड, उसका उपयोग करके जो बिजली बनाता है, उस मशीन को हम कहते हैं जल शक्ति संयंत्र। क्या याद हो गया, फिर से समझाएंगे क्या हम। जो पानी की ऊर्जा, जो पानी का स्पीड होता है, उसका उपयोग करके जो हम बिजली पैदा करते हैं, उसी मशीन को कहते हैं जल शक्ति संयंत्र। क्या याद हो गया, याद हो गया। जैसे आसान तरीका यहाँ समझने वाला है। पानी है, पानी एकदम स्पीड में चलेगा तो क्या होगा, टरबाइन घूमेगा। अरे भाई पानी में लहर मारेगा तो क्या होगा, टरबाइन घूमेगा। टरबाइन घूमेगा तो क्या, जनरेटर इससे कनेक्ट हो, जो जनरेटर चलता है। अगर जनरेटर चलता है तो बिजली नहीं बनेगा रे भैया, बिजली ना बनेगा, का बनेगा। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, पानी स्पीड में चल रहा है तो फिर टरबाइन का घुमा रहा है, टरबाइन को घुमा रहा है, टरबाइन से कनेक्टर जनरेटर में जा रहा है, और जनरेटर से क्या बन रहा है, बिजली। यानी कि पानी का जो स्पीड था, क्या यहाँ गया, पानी का जो स्पीड था उससे बिजली बना रहा है, और इसी को बोलते हैं जल शक्ति संयंत्र। क्या यहाँ तक समझ में आया। हम एक उदाहरण लेते हैं, कोसी जल विद्युत परियोजना। जैसे कोसी जल विद्युत परियोजना बनाया गया है, ये क्या करता है, ये पानी के प्रेशर से विद्युत बनाया जाता है। क्या यहाँ तक समझ में आया रे भाई, बताओ ना। देखिए जल शक्ति संयंत्र के लाभ क्या है, हमारे पास लाभ क्या है, ये जो पढ़े है कि जल शक्ति संयंत्र, इससे हमको लाभ क्या क्या मिलेगा। बिजली उत्पादन होता है, हाँ ये तो सबको पता है कि बिजली हमको मिलता है, सही, गुड बात। इसमें ईंधन नहीं जलाया जाता जिससे वायु प्रदूषण कम होता है, ये बात भी सही है कि हमको बिजली भी मिल जाती है, इसमें धुआं भी नहीं होता है, तो जिससे क्या होगा, हमारा वातावरण पॉल्यूशन नहीं फैलेगा, प्रदूषण नहीं फैलेगा। सिंचाई में सहायक, हाँ सर ये भी सही बात है कि हम खेती सब भी पटा सकते हैं इसे, यानी कि खेती सब में भी पानी डाल सकते हैं। सर अब समझते हैं जल शक्ति संयंत्र के नुकसान। अभी तो फायदा देख रहे थे ना जल शक्ति संयंत्र, अब नुकसान देखते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं देख लेते हैं। बांध बनाने में बहुत अधिक खर्च लगता है, जो बांध बनाते हैं ना इसमें बहुत ज़्यादा खर्च लगता है। बांध बनाने से कई गांव और कृषि भूमि पानी में डूब सकती है। अगर बांध बनाइएगा तो बगल वाला गांव के आसपास ही नदी रहता है, वहाँ ही बनाइएगा। अगर वहाँ बनाइएगा तो क्या होगा, बांध अगर बन जाएगा तो इधर तो पानी आएगा नहीं, उधर ही जाएगा, तो उधर क्या होगा, कृषि भूमि में पानी क्या हो सकती है, जो किसान का भूमि है वो सब पानी में डूब सकती है। ये सब क्या हो जाएगा, पानी में डूब सकती है। उसके बाद है कम वर्षा या सूखे के समय बिजली उत्पादन घट जाता है। जहाँ कम वर्षा हो रहा है वहाँ तो हम क्या कर सकते हैं, कर भी नहीं सकते हैं, यानी कि वहाँ पर क्या बिजली की उत्पादन बिल्कुल कम हो जाएगी एकदम। अब समझते हैं बायोद्रव्यमान क्या होता है रे भाई, बायोद्रव्यमान क्या होता है ये समझते हैं। बायोद्रव्यमान देखिए, बायोमास वे पौधे, बायोमास या बायोद्रव्यमान सेम होता है, समझे। बायोमास या बायोद्रव्यमान क्या होता है, सेम होता है। देखिए बायोमास वे पौधे और जानवरों से प्राप्त जैविक पदार्थ है। क्या बायोमास पौधे या जानवरों से प्राप्त होती है, हाँ रे भाई पौधे या जानवरों से प्राप्त होती है, और जैविक पदार्थ है, कैसा पदार्थ है, जैविक पदार्थ है।
जिनका उपयोग ईंधन या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग क्या किया जाता है, या तो हम जलाने में करते हैं या तो हम ऊर्जा में करते हैं। जैसे लकड़ी, सूखी पत्तियाँ, फसल के अवशेष और गोबर, इस सब का क्या करते हैं, लकड़ी सब, सूखी पत्तियाँ, फसल के अवशेष, यानी कि फसल के अवशेष को क्या होगा, झट्टा जिसको बोलते हैं अपने लोग, धान झाड़ के, उस सब का उपयोग किस में करते हैं, हम लोग खाना पकाने में भी करते हैं, यानी कि ईंधन में करते हैं, या ऊर्जा में भी हो सकता है। तो बायोद्रव्यमान क्या होगा, जो जानवरों से हमको प्राप्त होती है, जो हमको अगर बोल देगा आपको एग्जाम में बायोद्रव्यमान क्या है लिखो, तो जो हमें जानवरों से प्राप्त होती है और जिनका हम उपयोग ऊर्जा या ईंधन में करते हैं। कितना आसान है। अब देखिए ये क्या कहता है, ये बोलता है ये ईंधन जलने पर अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते हैं और जब उन्हें जलाया जाता है तो बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करने लगते हैं। देखिए ये जो ईंधन है ना, ये जो लकड़ी सब है, सूखी पत्तियाँ सब है, ये ईंधन क्या जब जलाएंगे तो यह क्या होगा, ऊष्मा, यानी कि ज़्यादा आग नहीं जलेगा इसमें, एकदम ताकत ही नहीं रहता है इसमें, मतलब ऐसा भी नहीं, जाड़ के समय में तो उतना हीट भी नहीं देगा, और जब इन्हें जलाया जाता है तो बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करने लगता है। अरे भाई, एक तो कम हीट दे रहा है, एक तो कम क्या ताप दे रहा है, और उधर से जला रहे हैं तो क्या कर रहा है, बहुत अधिक धुआं दे रहा है, जिससे क्या होगा, हमारा वातावरण पॉल्यूटेड होगा, यानी कि प्रदूषण फैलेगा। बायोमास में केवल लकड़ी का उपयोग ही हम लंबे समय तक करते आ रहे हैं। अभी तक क्या कर रहे हैं, बायोमास में सबसे ज़्यादा हम किस चीज़ का उपयोग करते आ रहे हैं, अभी तक सबसे ज़्यादा लकड़ी का ही उपयोग करते आ रहे हैं। कुछ भी काम त्यौहार होता है तो लकड़ी पर ही खाना बनता है, यानी कि सबसे ज़्यादा हम लोग किसका उपयोग करते आ रहे हैं, लकड़ी का। तो अब हम लकड़ी से हानियाँ देखते हैं, क्योंकि अभी तक बायोमास में सबसे ज़्यादा उपयोग किए थे लकड़ी का, तो लकड़ी से क्या क्या हानियाँ होती है ये देखते हैं। जलने पर अधिक धुआं देती है, अधिक ताप न देना। एक तो जलेगी लकड़ी, जब जलता है एक तो बहुत अधिक क्या धुआं देती रहती है, एकदम बहुत ज़्यादा धुआं देती रहती है, और उसके बाद कम लाइट देती है, यानी कि कम ताप देती है, इतना बहुत कम ताप देती है, मतलब ताप मतलब समझते हो ना, बहुत कम, जिससे खाना बन जाए उतना तो देती है, लेकिन बहुत फिर भी कम माना जाता है। अब समझते हैं चारकोल क्या होता है भाई साहब, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एकदम अच्छे से समझ लो। हाँ देखिए चारकोल क्या होता है, चारकोल एक प्रकार का ईंधन है। अच्छा, मतलब ईंधन मतलब जिसको हम जला सकते हैं, हाँ रे भाई हाँ, तो चारकोल एक प्रकार का जलाने वाला है अपने भाषा में, जो लकड़ी को कम हवा में गर्म करने पर बनता है। क्या, जो लकड़ी को कम हवा में गर्म करता है और उसके बाद बनाया जाता है चारकोल। तो सबसे पहले चारकोल क्या है, एक ईंधन है, यानी कि चारकोल को हम जला सकते हैं। जो कैसे बनता है, लकड़ी को कम हवा में गर्म किया जाता है और उसके बाद बन जाता है। अब समझते हैं चारकोल की गुण क्या होता है, क्योंकि नाम जब सुने हैं तो चारकोल की गुण भी पढ़ लेते हैं, इसका क्या गुण है। यह आसानी से जलता है। अच्छा, चारकोल क्या होता है, आसानी से जलता है, कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, एकदम आसानी से जलेगा। यह काले रंग का ठोस पदार्थ है, देख नहीं रहे ये कि कैसा रंग होता है इसका, काला रंग का, और ठोस पदार्थ होता है। कैसा होता है, ठोस पदार्थ। उसके बाद यह जलने पर क्या, एक मिनट, यह क्या बोला गया, यह जलने पर अधिक ऊष्मा देता। अच्छा, मतलब जलेगा ना तो बहुत ज़्यादा ताप देगा, बहुत ज़्यादा ताव देगा। इसमें धुआं कम निकलता है। चारकोल में क्या होता है, धुआं कम निकलता है। सर चारकोल क्या होता है, फिर से समझते हैं। एक प्रकार का ईंधन है जो सूखे लकड़ी को क्या गर्म, कम हवा में गर्म करके बनाया जाता है। चारकोल का गुण क्या है, आसानी से जलता है, यह जलने पर ऊष्मा बहुत ज़्यादा देता है, धुआं भी नहीं देता, और ये काले रंग का होता है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया, क्या समझ में आया दीदी लोग, बताइए ना। अब समझते हैं बायोगैस का होता है। अरे भैया देखिए, बायोगैस वह गैस है जो गोबर, कूड़े कचरे और पौधों के अवशेषों से बनती है। बायोगैस क्या होती है, तो बायोगैस वह गैस है, कैसा गैस है, जो गोबर से बनता है। अरे भैया गोबर से, हाँ, कूड़े कचरे और पौधे के अवशेष, जो पौधे का बचा रहता है सड़ा गला, उससे बनता है, और उसी को कहते हैं बायोगैस। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बायोगैस कब बनता है, जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब बनेगा बायोगैस, याद रखना, हमेशा हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। बायोगैस कब बनता है, जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब। इसका मतलब हमारे पृथ्वी पर तो ऑक्सीजन है, इसका मतलब हम खड्डा खून के उसमें बायोगैस बनाते हैं। हाँ हाँ, देखिए बायोगैस का उपयोग क्या होता है, बायोगैस
का उपयोग खाना बनाने और रोशनी के लिए किया जाता है। बायोगैस का उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग जो है खाना बनाने के लिए भी करते हैं और रोशनी के लिए भी बनता है, मतलब करते हैं। सर अगर पूछेगा आपसे कि बायोगैस क्या होती है, तो गोबर कचरा सबसे जो गैस बनता है उसी को बोलते हैं बायोगैस। लेकिन ऑक्सीजन नहीं रहना चाहिए तब बनेगा। बायोगैस का यूज क्या है? तो इसका उपयोग हम खाना बनाने और रोशनी के लिए करते हैं। जैसे ये सब है, लीव पत्ता सब जो सड़गल जाता है, कूड़ा कचरा सब सड़गल जाता है, इससे बायोगैस बनता है। जैसे गोबर सबसे, देखिए उदाहरण में कुछ दिया गया है। उदाहरण गोबर गैस संयंत्र में गोबर से बायोगैस बनाई जाती है। जो गोबर गैस संयंत्र होता है उसमें किस से बनाई जाती है? गोबर से, ओनली गोबर से बनाई जाती है। अब बायोगैस संयंत्र भी देख ही लेते हैं भाई साहब, जब पढ़ने आए हैं तो बायोगैस संयंत्र देख ही लेंगे ना। देखिए ये बायोगैस संयंत्र समझते हैं। सबसे पहले अगर आप बायोगैस बनाना चाहते हैं ना तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले समझ लेते हैं ये कैसे काम करता है बायोगैस संयंत्र, ये समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए यह ईंटों से बनी, एक मिनट क्या बोलती है, यह ईंटों से बनी एक प्रकार की गुम्बद जैसी संरचना होती है। ये बायोगैस कैसे बनती है? तो ईंटा से बनती है और एकदम गोल टाइप का बनता है। ये नहीं देख रहे भाई, एकदम गोल टाइप का, ये देखिए गोल टाइप का है ना, इधर गोल टाइप का। ये कैसे बनती है? एकदम राउंड टाइप का बनता है, गोल टाइप का। और इसमें क्या लिखा गया? गोबर और पानी को मिलाकर घोल बनाया जाता है। इसमें पहले क्या किया जाता है? गोबर और पानी को मिलाकर घोल बनाया जाता है। इस घोल को पाचन टैंक यानी कि डाइजेस्टर में डाला जाता है। इस घोल को इधर से क्या किया जाता है? डाला जाता है। बीच में क्या है? अभी खाली है, ठीक है, बीच में अभी क्या है, मान के चलिए इस बीच में क्या है? अभी खाली है। और इधर से जब हम क्या करेंगे, गोबर को घोल के, पानी में गोबर को क्या करेंगे? घोल के इधर से डालेंगे तो इधर कहाँ आएगा? प्राचीर में जाएगा, बीच में जाएगा, एकदम किस में जाएगा? टैंक में जाएगा। अब क्या करना है, क्या करता है? टैंक के अंदर क्या बोला गया है? टैंक के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, टैंक के अंदर तो ऑक्सीजन नहीं है, ये तो पता है। अरे भैया टैंक के अंदर तो ऑक्सीजन नहीं है। तो टैंक के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीव गोबर को अपघटन करता है। यानी कि क्या करेगा? जो गोबर हम डाले हैं इस टैंक में, किस टैंक में? इस टैंक में जो गोबर डाले हैं, किधर से डाले हैं? इधर से डाले हैं। तो क्या करेगा? अब कीड़ा मकोड़ा सब गोबर को क्या करेगा? अपघटन करेगा, उसके साथ प्रक्रिया करेगा। अगर प्रक्रिया करेगा तो क्या होगा? अब क्या होगा? अगर प्रक्रिया करेगा तो मुख्यतः 3 CH4 गैस ऊपर, तो अगर प्रक्रिया करेगा तो एक मिनट, इस प्रक्रिया से क्या बनेगा? इस प्रक्रिया से बायोगैस बनती है। अगर जैसे गोबर के साथ कीड़ा मकोड़ा जो है उसमें सूक्ष्म जीव वो प्रक्रिया करेगा तो प्रक्रिया के बाद क्या बनेगा? बायोगैस बनती है, जिसको CH4 बोलते हैं, मीथेन गैस। ऊपर बने चैम्बर में इकट्ठा हो जाती है। जो यहाँ चैम्बर बना है ना, यहाँ पे चैम्बर, यहाँ पे जो चैम्बर बना है ना, इसमें इकट्ठा हो जाती है गैस। क्योंकि देखिए यहाँ पर गोबर रखा गया है, यानी कि घोल के ये सब सूक्ष्म जीव मिलके प्रक्रिया करता है, उसके बाद ये गैस बनता है और गैस यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद क्या करता है? पाइप के द्वारा गैस को यहाँ पर जो है, ये इस पाइप को क्या करता है? गैस तर जो घर में गैस है वहाँ तक जाके कनेक्ट चूल्हे आदि से पहुँचाया जाता है। और जो बचा हुआ इसमें गोबर रहता है, बचा हुआ पदार्थ जैविक खाद के रूप में खेतों में उपयोग किया जाता है। इसमें जो गोबर था इस फिर बदलना पड़ेगा, तो इस गोबर को निकाल के क्या करेगा? अपने खेत में डाल लेगा, खेत में भी उपयोग हो जाएगा, यानी कि खाद का काम करेगा खेत में। क्या समझ में आया भाई? फिर से समझोगे क्या, या समझ में आ गया? भाई यहाँ क्या लिखा है फिर से देखिए, समझते हैं। ये एक टैंक बना लिया गया है। अब अपने भाषा में ये एक टैंक बनाया गया है, ठीक है। 2 चैम्बर रहता है, एक इधर से एक इधर से। इधर से गोबर और पानी को घोल के डाला जाता है, इधर से घोल के डालिएगा तो एकदम बीच में आ जाएगा। अगर बीच में गोबर और पानी आ जाएगा तो क्या होगा? कुछ दिन रहने के बाद कीड़ा सब इसके साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि प्रक्रिया करेगा। प्रक्रिया करने के बाद कौन? बायोगैस बनती है। क्योंकि अभी समझे थे कि बायोगैस बनती है गोबर सबसे, तो गोबर के साथ प्रक्रिया जो कीड़ा मकोड़ा करेगा, यानी कि सूक्ष्म जीव, तो कौन सा गैस बनेगा? बायोगैस, जिसको मीथेन बोलते हैं, CH4। ये ऊपर जाएगा इस चैम्बर में। इस चैम्बर में आया तो हम पाइप तो यहाँ कनेक्ट किए हैं, इस पाइप को डायरेक्ट किचन तक कनेक्ट किया है, ताकि
यहाँ पे रेगुलेटर लगा दिए ताकि ऑन ऑफ करेंगे तो डायरेक्ट, और यहाँ तो किचन का रेगुलेटर है ही, तो डायरेक्ट क्या होगा, हम लोग के घर तक डायरेक्ट गैस पहुँच जाएगा। क्या होगा, डायरेक्ट गैस पहुँच जाएगा। और जो बचा हुआ गोबर है इसमें, उसका उपयोग हम खेत में कर लेंगे, ताकि खेत में भी क्या हो जाएगा, अच्छे से खाद का काम करेगा। खेत में हमको खाद भी नहीं देना पड़ेगा। देखिए अब समझते हैं, क्या समझ में आया ना भाई? हाँ आया होगा। बायोगैस में लगभग 75% मीथेन गैस CH4 रहता है। बायोगैस में सबसे ज़्यादा कौन गैस रहता है? बायोगैस में 75% गैस मीथेन रहता है, 24% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और कुछ अन्य गैस मौजूद रहती है। याद रखना भाई, बायोगैस में 75% क्या रहती है, मीथेन गैस, 24% कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैस भी रहती है। बायोगैस तो पढ़ लिए। अब समझते हैं बायोगैस के लाभ क्या होता है। क्या बायोगैस के लाभ, तो लाभ समझेंगे तभी तो हम बनाएंगे या आप लोग बनाइएगा। देखते हैं बायोगैस के लाभ क्या होता है। यह बहुत सस्ता होता है। हाँ रे भाई, बायोगैस रियली सस्ता होता है। जो अपने लोग गैस खरीदते हैं उससे तो सस्ता होगा। यह सुविधाजनक होता है। अच्छा, ये सुविधाजनक भी होता है। इसमें धुआं उत्पन्न नहीं होता। हाँ रे भाई, इसमें धुआं भी नहीं उत्पन्न होता है। बचा हुआ गोबर खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। जो गोबर होता है वो भी बर्बाद नहीं होता है, क्योंकि बचा हुआ गोबर हम किस रूप में यूज कर लेते हैं, तो खाद के रूप में यूज कर लेते हैं। तो अगर आपको बोलेगा कि बायोगैस से हमको क्या क्या लाभ मिलता है, तो आप लिख लोगे ना कि यह सस्ता होता है, सुविधाजनक होता है, धुआं नहीं देता है और इसका गोबर भी हम खेत में यूज कर लेते हैं। अब समझते हैं पवन ऊर्जा क्या होती है। भाई पवन देव को बुलाना पड़ेगा कि रे, पवन ऊर्जा समझने के लिए ना अपने लोग समझ जाएंगे। देखिए अब नाम से ही पता चल रहा है, पवन ऊर्जा, पवन के गति से प्राप्त ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। यानी कि हवा के स्पीड से जो हमको ऊर्जा मिलता है उसी को बोलते हैं पवन ऊर्जा। तो गति मतलब स्पीड, तो पवन की गति से प्राप्त ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक दिक्कत नहीं ना है तो कमेंट में पूछिए। इस ऊर्जा का उपयोग पवन चक्की द्वारा बिजली उत्पन्न में, अनाज की चक्कियों को चलाने में तथा पानी निकालने में किया जाता है। सर पवन ऊर्जा का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बिजली उत्पन्न में किया जाता है। अच्छा, उसके बाद पानी निकालने में किया जाता है और अनाज की चक्कियों में किया जाता है। देखिए पवन ऊर्जा का लाभ क्या होता है, ये बात याद रखिएगा। पवन ऊर्जा का लाभ क्या होता है, यह एक, क्या लिखा गया है यहाँ, यह एक नवीकरणीय ऊर्जा है। यह क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है, जिसको हम कितना भी यूज करेंगे तो ख़त्म नहीं होगा। ऐसा ऊर्जा है पवन ऊर्जा, जितना यूज करोगे ख़त्म नहीं होगा। पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, प्रदूषण नहीं करती। अगर आपको बोलेगा पवन ऊर्जा से क्या क्या लाभ मिलता है, यह तो एक नवीकरण ऊर्जा है, यानी कि पवन ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती। दूसरा बात कि यह धुआं भी नहीं फैलाती है, यह क्या धुआं भी नहीं फैलाती है और पर्यावरण के लिए क्या है, सुरक्षित भी है, हमारे आसपास के लिए सही है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, यहाँ तो जनरेटर में पवन चक्की जोड़ दिया गया है। पवन चक्की में ब्लेड्स लगे हुए, 1 मिनट सर, हम सबसे पहले पवन चक्की देखते हैं। पवन चक्की होता क्या है? वह संयंत्र यानी कि वह मशीन जो पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। पवन चक्की क्या होता है? वह मशीन, संयंत्र मतलब मशीन, वह मशीन जो पवन ऊर्जा को किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में बदलती है। उसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं पता है? पवन चक्की। जैसे यहाँ पवन चक्की नच रहा है और यहाँ जनरेटर लगा है, ये इसमें करंट देगा और यहाँ से करंट उत्पन्न होगा। ये कितना ईजी है। अब समझते ये क्या होता है। देखिए पवन चक्की में ब्लेड्स लगे हुए होते हैं। पवन चक्की में क्या लगे होते हैं? ब्लेड्स। यहाँ दिख रहा है आपको, ब्लेड्स लगा है, 3 ब्लेड्स जो हवा के कारण घूमते और जनरेटर के अंदर की कुंडली को घुमाते हैं। जो हवा के कारण क्या होते हैं? घूमते, और जो जनरेटर का अंदर का कुंडली है ये इसको भी घुमाती है, जिससे हमको बिजली प्राप्त होती है। जिससे इधर अगर बिजली प्राप्त भी हो जाएगी, जिससे इधर क्या होगी, बिजली प्राप्त हो जाएगी। लेकिन एक बात है, पवन चक्की तभी काम करेगी जब हवा की गति 15 किलोमीटर पर घंटा हो। सर पवन चक्की कब काम करेगा? जब हवा की स्पीड ज़्यादा होगा, यानी कि 15 किलोमीटर, 1 घंटा में 15 किलोमीटर जाएगा, वैसा अगर स्पीड है हवा का, तब पवन चक्की काम करेगा, अन्यथा ना कर तो। हाँ, अब हम ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत देखते हैं क्या है।
ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत। तो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत वैसे स्रोत जिनका उपयोग मानव ने अभी अभी शुरू किया। अच्छा, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत क्या हुआ? ऐसा उपयोग जिसका मानव ने क्या किया है, मनुष्य ने अभी अभी शुरू किया है उपयोग, अथवा जो विकास के चरण में, जिसके बारे में अभी हम जान रहे हैं, जिसके बारे में अभी हम काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत। जैसे क्या क्या है ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत? सौर ऊर्जा है, समुद्री ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है। सबसे पहले हम समझते हैं सौर ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में? तो सौर ऊर्जा के बारे में। सूर्य से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। कितना ईजी है, जो सूरज से ऊर्जा हमको मिलती है उसी को सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यह एक नवीकरणीय ऊर्जा है। सर, सौर ऊर्जा कैसी ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा है, यानी कि जितना भी उपयोग कर लो ये ख़त्म नहीं होने वाला। भैया सूर्य का रोशनी से जो आ रहा है, सूर्य का रोशनी कितना भी उपयोग कर लो ये ख़त्म होने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो सौर क्या है? एक नवीकरणीय ऊर्जा। ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा। अब सौर ऊर्जा की युक्तियाँ देखते हैं, यानी कि सौर ऊर्जा का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। तो सौर ऊर्जा की दो युक्तियाँ, एक तो सौर कुकर में, एक तो सौर सेल में। किस किस में? एक तो सौर सेल में, या एक तो सौर कुकर में। तो सौर कुकर के बारे में सबसे पहले जानते हैं, उसके बाद सौर सेल के बारे में जानेंगे। तो देखिए सौर कुकर कैसे काम करता है। सौर कुकर वह यंत्र है जिसमें सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके भोजन पकाया जाता है। यह क्या है? सौर कुकर वह मशीन है या यंत्र है जिसमें क्या किया जाता है सौर कुकर में? सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके, जो सूर्य का ऊर्जा है ना उसका यूज करके और खाना बनाया जाता है, भोजन बनाया जाता है। अच्छा, सौर कुकर में सूर्य की रोशनी को उपयोग कर लेता है और भोजन बनाता है। यह उपकरण एक बक्से के रूप में होता है जिसमें अंदर की दीवार तथा तल काले रंग का होता है। ये क्या बोला? यह जो एक बक्सा टाइप का होता है। यहाँ बक्सा टाइप का नहीं दिख रहा है रे मेरे भैया, यहाँ बक्सा टाइप का नहीं दिख रहा है क्या? बताइएगा, ये बक्सा टाइप का है ना? एक मिनट, ये बक्सा टाइप का है ना रे भाई? ये बक्सा टाइप का है, और जिसके दीवार क्या रहते हैं? काले रहते हैं। इसका दीवार भी काला है। यहाँ भी देखिए इसका दीवार भी क्या है? इसका दीवार भी काला है। यहाँ भी ये दीवार भी काला है। तो इसका दीवार काला होता है तथा इसके ऊपर एक पारदर्शी शीशे का ढक्कन लगा हुआ होता है। ऊपर में क्या रहता है? एक ढक्कन लगा रहता है, वो भी शीशा का ढक्कन लगा रहता है। इसमें भी शीशा का ढक्कन ही लगा है। तो सौर कुकर ये एक मिनट, क्या बोला गया है? सौर कुकर ग्रीन हाउस प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। सौर कुकर किस सिद्धांत पर काम करता है? सौर कुकर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है। तो क्या आपको समझ में आया सौर कुकर क्या होता है? तो सौर कुकर का उपयोग हम भोजन पकाने में करते हैं। सौर कुकर एक बक्से के तरह होता है और जिसके 3 भाग काले, मतलब चारों भाग काले रहते हैं और ऊपर में पारदर्शी शीशा लगा रहता है जिससे सूर्य की रोशनी से खाना बना लेता है, और यह ग्रीन हाउस प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है। अब हम सौर कुकर का पहले लाभ देख लेते हैं भाई। सौर कुकर का लाभ क्या होता है? सौर कुकर का लाभ क्या होता है, उसके बाद फिर हानि भी देखेंगे, क्योंकि ये सब जान लेंगे तभी तो सोलर कुकर बनाएंगे भाई। देखिए यह सस्ता होता है। हाँ भैया, लाभ तो एक चीज़ अच्छा बात है कि सोलर कुकर यानी कि सौर कुकर क्या होती है? सस्ता होती है, प्रदूषण नहीं फैलाता है। हाँ भैया, ये प्रदूषण भी नहीं फैलाएगा। एक से अधिक भोजन एक साथ बनाया जा सकता है और एक से अधिक भोजन भी बना सकते हैं। किसमें? सौर कुकर में। अगर सौर कुकर का लाभ बताना हो आपको तो बता दीजिएगा। एक तो ये सस्ता होता है, प्रदूषण नहीं फैलाता है, तो वातावरण के लिए अच्छा होता है, और एक से ज़्यादा खाना भी बना सकते हैं। सौर कुकर की हानि क्या होती है? इसमें हानि भी होती होगी ना, अगर फ़ायदा है तो नुकसान भी होगा। इसका उपयोग सिर्फ दिन में ही किया जा सकता। हाँ सर, दिन में ही तो किया जा सकता है, रात में थोड़ी ना आप लोग करेंगे। हाँ, रात में सौर कुकर कैसे काम करेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए इसका उपयोग हम केवल हम दिन में ही किया जा सकता। सिर्फ गर्म जलवायु में उपयोग। हाँ सर, सौर कुकर जहाँ सबसे ज़्यादा अधिक गर्मी है वहाँ ज़्यादा उपयोग होगा। भोजन तल नहीं सकते हैं आप जो है सौर कुकर में भोजन को तल नहीं सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि फ्राई कर सकते हैं, ये तरुआ तल लिए, ऐसा सब नहीं हो सकता। तल तो कुछ सकते ही नहीं है। अब जानते हैं सौर सेल। सौर सेल क्या होता है?
तो सौर सेल एक ऐसा उपकरण है यानी कि मशीन है जो सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी कि इस पे कौन सा प्रकाश आ रहा है, इस पे सूर्य प्रकाश आ रहा है और इससे क्या जलता है, डायरेक्ट बैटरी चार्ज होता है या लाइट जलता है। यानी कि सूर्य के प्रकाश को क्या कर रहा है, विद्युत में बदल रहा है। डायरेक्ट पहले क्या था, सूर्य की प्रकाश, और बाद में किस में बदल रहा है, बिजली में बदल देता है, और इसी को बोलते हैं सौर सेल। क्या सौर सेल अगर आपको पूछूंगा मैं या एग्ज़ाम में पूछेगा तो कोई प्रॉब्लम आएगा, सौर सेल क्या होता है, सर कितना ईजी है, या सूरज की रोशनी को हम बिजली में बदल देती है। ये तो अपने भाषा में हुआ ना, याद करने में अगर थोड़ा लिख दीजिएगा ढंग से तो नंबर मिल जाएगा। अब समझते हैं सौर पैनल क्या होता है। सर सौर सेल तो समझ गए, सौर पैनल क्या होता है, जब बहुत संख्या में सौर सेल को संयोजित यानी कि जोड़ा किया जाता है तो इस व्यवस्था को सौर पैनल कहते हैं। क्या बहुत सारे सोलर को अगर एक साथ जोड़ा जाता है, बहुत सारे सोलर को एक साथ जोड़ा जाता है, बहुत सारे सोलर को, तो ये इसको बोलेंगे सोलर पैनल। अगर एक सोलर है तो उसको सौर सेल बोलेंगे, याद रखिएगा। बहुत सारे अगर सोलर है उसको सौर पैनल बोलते हैं। समझ में आया ही होगा। अब समझते समुद्री ऊर्जा क्या होती है। रे भाई कौन सी ऊर्जा, तो समुद्री ऊर्जा क्या होती है। देखिए ज्वारीय ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा में सबसे पहले हम समझते हैं ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, कौन सा ऊर्जा, तो ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है। समुद्र का पानी जब बार बार ऊपर नीचे होता है, क्या होता है, समुद्र का पानी तो ऊपर नीचे होता है, तो वही बोल रहा है कि समुद्र का पानी जब बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा है, तो उसके बहाव से बिजली बनाई जाती है। अच्छा, जो समुद्र का पानी ऊपर नीचे होता है, यहाँ देखिए ऊपर नीचे, तो उसके बहाव से क्या बनती है, बिजली बनाती है, और इसे ही ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। यह मुख्य रूप से चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ज्वारीय ऊर्जा क्यों होता है, तो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। सर ज्वारीय ऊर्जा को उपयोग हम बिजली बनाने में करते हैं, ये समझ गए ना। क्या ये समझ चुके हैं आप लोग, बताइएगा, ये तो समझ गए हैं ना। अब समझते हैं तरंग ऊर्जा क्या होती है। ये देखिए तरंग नहीं पता चल रहा है भाई, यहाँ पे देखिए तरंग आ रहा है ना, तो तरंग ऊर्जा क्या होती है। देखिए समुद्र की, क्या बोला गया, समुद्र की लहरों के आगे जाने और ऊपर नीचे होने की गति से मिलने वाली ऊर्जा को तरंग ऊर्जा कहते हैं। इसका मुख्य उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। सर तरंग ऊर्जा क्या होती है, तो समुद्र की लहरें के आगे पीछे, समुद्र का लहर कभी आगे करता है कभी पीछे करता है, तो इससे मिलता है क्या, हमको ऊर्जा तो मिलेगा ना भाई। अगर कभी आगे जाता है समुद्र की लहर, कभी पीछे जाता है, तो हमको क्या मिलता है, इससे ऊर्जा मिलता है, और इसी को हम कहते हैं क्या, तरंग ऊर्जा कहते हैं। इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो बिजली बनाने में किया जाता है। तो अब समझते हैं महासागरीय तापीय ऊर्जा क्या होती है। कौन सी ऊर्जा, तो महासागरीय तापीय ऊर्जा क्या होती है। समुद्र के ऊपरी गर्म पानी, समुद्र के ऊपर क्या रहता है, गर्म पानी रहता है, और गहराई में मौजूद ठंडा पानी। ऊपर में कौन सा पानी भाई साहब, गर्म पानी, नीचे में ठंडा पानी। तो पानी के तापमान के अंतर से प्राप्त ऊर्जा को, जो पानी का तापमान का अंतर है ना भाई, ऊपर में गर्म है नीचे में ठंडा है, तो बीच में कोई अंतर तो होगा ना, तो उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है ना, उसी को बोलते हैं महासागरीय तापीय ऊर्जा। तो ये इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। इसका उपयोग भी किस में किया जाता है, विद्युत ऊर्जा यानी कि बिजली बनाया जाता है। महासागरीय तापीय ऊर्जा समझे, यानी कि समुद्र के ऊपर गर्म पानी होता है और समुद्र के नीचे ठंडा पानी होता है, और इस दोनों के बीच का जो अंतर से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो ऊर्जा मिलता है हमें, उसको बोलते हैं महासागरीय तापीय ऊर्जा। क्या यहाँ तक प्रॉब्लम है भाई, बताओ ना भाई, प्रॉब्लम तो नहीं ना है। अब समझते हैं भूतापीय ऊर्जा क्या होती है। अरे भैया कौन सा, तो भूतापीय ऊर्जा क्या होती है। देखिए ये सब समझिएगा, इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी के अंदर मौजूद, क्या बोला गया फिर से, पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। अच्छा, भूतापीय ऊर्जा कहाँ से मिलता है, गर्मी से मिलता है, और कहाँ, तो धरती के अंदर से जो गर्मी निकलती है उसी ऊर्जा को कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। ये कैसी होती है, कैसे निकलता है, ये समझते हैं। पृथ्वी के अंदर मैग्मा पिघली हुई चट्टान उष्मा की तरह काम करता है। पृथ्वी के अंदर क्या होता है, मैग्मा
मैग्मा क्या है? पिघली हुई चट्टान जो कैसे काम करता है? तो उष्मा की तरह काम करता है, एकदम आग की तरह काम करता है। पृथ्वी के अंदर बहुत गर्मी होती है, इस गर्मी के कारण ज़मीन के नीचे का पानी गर्म होकर भाप में बदल जाता है। पृथ्वी के नीचे का पानी क्या होता है? बहुत गर्म होता है। अगर बहुत गर्म होता है तो क्या हो जाता है? ये सब भाप में बदल जाता है। जो धरती के नीचे ये सब पानी है तो ये सब किस में बदल जाएगा? भाप में। और अगर भाप में बदल जाएगा तो भाप को बदल जाता है तो भाप को बाहर निकालकर टरबाइन चलाने में उपयोग किया जाता है। इसमें है भाप निकालेंगे तो भाप किस में आएगा? एकदम प्रेशर में नहीं आएगा। अगर प्रेशर में आएगा तो ये टरबाइन है और टरबाइन चल बैठेगा और टरबाइन चल बैठेगा तो क्या होगा? बिजली उत्पन्न हो जाएगा। हाँ, तो यही किया जाता है भूतापीय ऊर्जा। तो भूतापीय ऊर्जा क्या होते हैं? धरती से जो हमें ऊर्जा मिलती है, पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्मी, यानी कि पृथ्वी के अंदर गर्मी से जो हमको ऊर्जा मिलती है उसको हम बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। इसमें क्या होता है? पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और अंदर जो पानी होती है ना उसको गर्मी में क्या भाप बन जाता है। तो भाप जो निकलता है वो प्रेशर में निकलता है, तो जहाँ निकलता है वहाँ टरबाइन सेट कर देता है और सेट करने के बाद टरबाइन को भी घुमाएगा, क्योंकि प्रेशर में रहता है ना, तो टरबाइन को घुमाएगा तो लाजमी बात है कि बिजली भी उत्पन्न होगी ही। अब समझते हैं नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है रे भैया। कौन सा ऊर्जा? नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है? हाँ, ये समझते हैं। परमाणु के अंदर मौजूद नाभिक से निकलने वाली ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। क्या बोला गया? परमाणु के अंदर। ये कोई परमाणु है भैया, ये कोई परमाणु है, इसके अंदर क्या निकलने वाली ऊर्जा, इसके अंदर कोई ऊर्जा निकल रही है तो इसी को बोलते हैं क्या? नाभिकीय ऊर्जा। क्या नाभिकीय ऊर्जा समझ में आया? अब समझते हैं नाभिकीय संलयन क्या होता है रे। नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब दो छोटे छोटे परमाणु नाभिक आपस में मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। क्या बोला? जब दो छोटे छोटे, क्या बोला? जब दो छोटे छोटे नाभिक यानी कि परमाणु नाभिक आपस में मिलकर बड़ा नाभिक बनाता है। क्या बना लेता है? बड़ा नाभिक। क्या बोला? तो बड़ा नाभिक बना लेता है, बड़ा नाभिक बना लेता है और बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। कितनी ऊर्जा निकलती है? तो बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। क्या बोला? जब जो छोटा छोटा परमाणु मिलकर बड़ा बना लेगा और बड़ा बना लेगा तो अधिक ऊर्जा देगा और अधिक ऊर्जा देगा, तो इसी प्रक्रिया को तो हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। इसलिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होती है? अधिक ऊर्जा चाहिए इसको बनाने के लिए, जो भी करने के लिए अधिक ऊर्जा की इसको क्या होती है? आवश्यकता होती है। न्यूक्लियर प्लांट बनाना, क्या बोला गया? न्यूक्लियर प्लांट बनाना, न्यूक्लियर प्लांट बनाना बहुत महंगा और तकनीकी रूप से कठिन है। अभी जो कोई न्यूक्लियर प्लांट बनाना चाहेगा वो बहुत महंगा भी है और तकनीकी रूप से क्या है? बहुत कठिन है भाई। अब समझते हैं अनवीकरणीय स्रोत और नवीकरणीय स्रोत में अंतर, और जो भी हो इसके बारे में पढ़ ही लेते हैं। अनवीकरणीय स्रोत क्या हुआ? वो ऊर्जा जो एक बार उपयोग करने के बाद जल्दी दोबारा नहीं बन सकती है, अनवीकरणीय हुआ। क्या बोला गया? वो ऊर्जा जो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा नहीं बन सकते, जैसे कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, ये सब क्या हुआ? अनवीकरणीय स्रोत हुआ। यानी कि ये सब एक बार उपयोग हो गया तो दोबारा उपयोग नहीं होगा। पेट्रोल मिलता है दोबारा, कोयला मिलता है तो दोबारा जल्दी नहीं बनता है, इसीलिए ये क्या हो गया? अनवीकरणीय स्रोत हो गया। जैसे नवीकरणीय स्रोत कौन कौन हुआ? वे ऊर्जा स्रोत जो प्रकृति में बार बार बने रहते हैं। कौन? जो प्रकृति में बार बार बने रहते हैं, जिनका उपयोग करने से वे जल्दी खत्म नहीं होते। नवीकरणीय स्रोत क्या होता है? कितना भी उपयोग करो लेकिन ख़त्म नहीं होगा, तो इसका मतलब वो नवीकरणीय स्रोत है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इस सब को कितना भी ख़त्म करो तो ख़त्म होगा कि रे भाई? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या तो यहीं पर हो जाता है आपका अध्याय समाप्त। यानी कि हम जो फिजिक्स का सीरीज लेके आ रहे थे, क्लास 10th का सभी फिजिक्स का चैप्टर आज हम ख़त्म कर चुके हैं और ये लास्ट चैप्टर था। हमें उम्मीद है कि हमने पूरा 100% दिया है समझाने में हर एक चैप्टर का। अब हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होगा, फिर सब्जेक्टिव होगा, फिर केमिस्ट्री में भिड़ेंगे। तो पहले फिजिक्स को अच्छे से समाप्त कर लेते हैं, फिर केमिस्ट्री में भिड़ेंगे। यदि आपको अच्छे से हम समझा पाए हैं और यदि आप अच्छे से समझ पाए हैं तो वीडियो को लाइक और साथ ही साथ अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, यानी कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका हम एक प्लेलिस्ट बना देते हैं ताकि आप सभी को शेयर ज़रूर कीजिएगा।